टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट स्टोरी, रिटन बाय नानी पालखीवाला। ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, इट इज एन आर्टिकल विच वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance till now. आज भी इस आर्टिकल का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि उस समय था जब ये 1994 में लिखा गया था। क्योंकि जो ये हमारा प्लैनेट है, इसकी जो हालत, जैसे इसके नाम के से ही क्लियरली आप समझ सकते हैं, एलिंग प्लैनेट यानी एक बीमार प्लैनेट। और इस बीमार प्लैनेट के लिए ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ें। तो एक बीमार प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स, क्यों ये बीमार हुआ, किसके द्वारा, किसके वजह से इसे बीमार किया गया, ये सब चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. ये कहा जा रहा है कि कोई भी इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कभी पूरी हिस्ट्री में कभी किसी मूवमेंट ने यानी किसी आंदोलन ने इतिहास पर इतना बड़ा इफेक्ट डाला हो जो ह्यूमंस की इमेजिनेशन से भी परे था। और वो था इतनी तेजी से बड़ा, सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज अ ग्रीन मूवमेंट, और जिसका नाम था ग्रीन मूवमेंट। नाम से क्लियर है, ग्रीन यानी ग्रीनरी से रिलेटेड था। विच स्टार्टेड नियरली 25 years अगो, जो अब से लगभग 25 साल पहले। जैसे मैंने आपको बताया 1994 में ये चैप्टर लिखा गया था, तो उससे 25 साल पहले की बात है जब ये मूवमेंट शुरू हुआ। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. सन 1972 में वर्ल्ड वाइड पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ग्रीन पार्टी। न्यूजीलैंड के अंदर उसकी स्थापना हुई और उस दिन से लेके आज तक इस मूवमेंट ने कभी मुड़कर नहीं देखा। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. अब यहाँ ये जो कहानी है, ये है एक शिफ्ट है हमारी सोच का, हमारी विचारधारा का, जिसे कि हम इररिवोकेबल मतलब अनेबल टू रिवर्स, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, जो कि मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैकेनिज्म यानी कि आज का वो ऑटोमेटिक दुनिया, मशीनरी से रिलेटेड। यहाँ इन सब चीजों को एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू के साथ देखने की जरूरत है, जो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. और इसको हम कॉपरनिकस के उस प्रिंसिपल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसने कि 16वीं शताब्दी में पहली बार ये बताया था कि जो हमारी अर्थ है, ये प्लैनेट है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो इस दुनिया का चक्कर लगाते हैं। For the first time in human history, there is growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. और तब जाकर मानव इतिहास में पहली बार लोगों के अंदर यह अवेयरनेस फैली थी कि ये जो अर्थ है, ये खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका हम सब एक इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इसका हम सब लोग एक हिस्सा है। It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. इसकी खुद की कुछ मेटाबॉलिक यानी कि फिजिकल नीड्स है, जरूरतें हैं, और कुछ ऐसी वाइटल प्रोसेसेस हैं, ऐसी बहुत ताकतवर प्रोसेसेस हैं जिनको की रिस्पेक्ट करना और प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है अगर हम इसको सही हालत में देखना चाहते हैं तो। The Earth's vital sign reveal a patient in declining health. और अब जो है, ये जो अर्थ का सबसे पहला जो वाइटल यानी इंपॉर्टेंट एक साइन निकल कर आया, वो ये आया कि इसकी जो हालत है, इसका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, बिगड़ती जा रही है, मरीज होती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees to the legacy to the future generation. अब हमने शुरू कर दिया है कि हमारी जो इथिकल ऑब्लिगेशंस है
यानी कि हमारी जो मॉरल ड्यूटीज हैं इस प्लैनेट के लिए, अपनी अर्थ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसके संरक्षक के तौर पर हैं, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं, क्योंकि ये जो लेगेसी है वो हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी देनी है, जिस तरीके से हमने अपने एंसेस्टर्स से ली। द कॉन्सेप्ट of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. ये जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर विकास की जो प्रक्रिया का एक कॉन्सेप्ट आया, वो पॉपुलराइज हुआ 1987 में वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, जो कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पर बना। In its report, it defined that idea as development that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. अब इसमें इन्होंने क्या बताया, ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी उसमें लिखा कि अगर ये हम या इस अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो इट इज अवर मॉरल ड्यूटी कि हमें अपने जो प्रेजेंट जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हमें बचा कर रखने हैं उनको यूज नहीं करना, उनके लिए भी कुछ छोड़ना है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने भी हमें दिया, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को कुछ सौंप के जाए। तो जितनी हमें अगर जरूरत है हम उतना ही रिसोर्सेज को यूज करें, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखा गया है उसमें से ना करें। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इसका मतलब यह है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को बिना खत्म किए, उस भंडार को बिना खत्म किए जो कि नेचुरल है और हमारी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए सेफ है। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. जाम्बिया में लुसाका नाम की जगह पर एक जू है, वहां एक केज रखा है, उसके ऊपर एक नोटिस है जिसके ऊपर लिखा है कि दुनिया का डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। और जब आप उस केज को देखेंगे तो उस केज में कुछ नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, वहां पर एक मिरर है जहां आप अपने आप को देख सकते हैं। तो इसका मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? वी द ह्यूमन बीइंग्स। Thanks to the efforts to a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. तो राइटर कहता है कि धन्यवाद है उन सभी एजेंसीज को जो अलग अलग देशों में इस अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं, जिन्हें ये समझ में आ गया है कि इस दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल हम ही हैं, ह्यूमन। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. क्योंकि अब ह्यूमन बींग्स को शायद समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमें दूसरी स्पीशीज को डोमिनेट नहीं करना है, हमें उनके साथ पार्टनरशिप के बेस को लेकर आगे चलना है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares Earth. साइंटिस्ट ने कैटलॉग बनाया है जिसके अंदर उन्होंने 1.4 मिलियन स्पीशीज को अभी तक काउंट करके रखा है, जिनके साथ हम इस अर्थ को शेयर करते हैं। Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अभी ये तो वो स्पीशीज हैं जिन्हें काउंट कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बायोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि लगभग ऐसी 3 से 100 मिलियन स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जो कि अननोन है, जो कि एक अननोन वर्ड में है, डार्कनेस में है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इग्नोमिनियस मीन्स एक शर्मिंदा कर देने वाला फैक्ट, और लैंग्वेज मीन्स वीक। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet or the advancing deserts, improvised landscape and ailing environment? अब एक ब्रांड कमीशन नाम का एक कमेटी तैयार की गई, जिनमें कि एक रिस्पेक्टेड इंडियन भी मेंबर थे जिनका नाम है मिस्टर एल.के. झा। तो इंटरनेशनली जब इस कमीशन ने काम करना शुरू किया हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, तब इनकी रिपोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया। वो क्वेश्चन था कि क्या हम लोग
अपने सक्सेसर यानी फ्यूचर जनरेशन को एक झुलसा हुआ प्लैनेट देकर जाने वाले हैं, जो कि सिर्फ डेजर्ट्स में एडवांसिंग हो रहा है, यानी धीरे धीरे जहाँ डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर ऐसे लैंडस्केप जिनको हम दिन प्रतिदिन दरिद्र बनाते जा रहे हैं। इम्पोवरिश मीन्स कमजोर करते जाना, दरिद्र बनाते जाना, और एक बीमार प्लैनेट। क्या यही वो चीजें हैं जो हम अपनी कमिंग जनरेशन को देने वाले हैं? इसका मीनिंग भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economy Prospect, points out that the earth are four fisheries: forest, grassland, and croplands. अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट। उन्होंने वहां पर पॉइंट आउट किया है अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम को, जिसके की 4 पिलर्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये फाउंडेशन है हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का, यानी हर एक देश की इकोनॉमी इन 4 पिलर्स पर बेस करती है। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except mineral and petroleum derived synthetics. अगर इनकी बात की जाए कि ये हमें सिर्फ फूड ही नहीं देते, हमारी बेसिक चीजें ही नहीं पूरी करते, बल्कि ये इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम बेस्ड चीजों को छोड़कर। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. और अब अगर इस दुनिया पर एक लार्ज एरिया में हम देखें तो ह्यूमन ने इन सिस्टम्स को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर ये अनस्टेबल हो गए हैं, एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां पर कि इनकी प्रोडक्टिविटी लेस इफेक्टिव होती जा रही है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland, and croplands deteriorate. और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये जो चारों चीजें हैं, जो पिलर है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिशरीज खत्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड जो है वो बंजर जमीन में बदल जाएंगे, और जो हमारी खेती करने वाली जो भूमि है वो उसका भी नाश हो जाएगा। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. आज के देश में, आज के टाइम में लोग बहुत प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं, तो वहां उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो ओवरफिशिंग, क्योंकि सी फूड को एक बेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन के लिए, तो वहां अब उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अब कुछ ऐसे देश हैं जो कि पुअर हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर अब उन्हें शायद एलपीजी इतनी प्रिवेल नहीं है, तो वो लोग वही ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं, फायरवुड, यानी उनको वुड चाहिए। तो आज के टाइम में उन देशों के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे देशों में जो चीज पॉट के अंदर पक रही है, यानी कि जो खाने वाली चीज, जो खाना पॉट के अंदर पकाया जा रहा है, उससे महंगा वो फ्यूल है जो कि उस पॉट के नीचे लगा हुआ है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब मिस्टर मायर्स के वर्ड्स में उन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए कहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो इवोल्यूशन का जन्म, जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां हैं, क्रीचर्स हैं, स्पीशीज रहती हैं, उनका एक पावर हाउस है। और अगर ये खत्म हो जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म होते जाते हैं, तो क्या होगा? वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन को फेस करेंगी, और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होंगी, तो विनाश का, जो ह्यूमन बींग्स का विनाश है, वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा। तो वो स्पीशीज अभी एक्सटिंक्शन को फेस करने के किनारे पर ही हैं। तो इट्स नाउ अवर ड्यूटी टू सेव अवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और डीप मीनिंग के साथ है ये चैप्टर। इट इज फुल ऑफ सच डीप मीनिंग सेंटेंसेस कि ये सच कहा जाता है कि पहले फॉरेस्ट आए, फिर मैनकाइंड आए इस दुनिया में, और फिर डेजर्ट्स आए, यानी कि धीरे धीरे धीरे
नेचर जो भगवान ने क्रिएट की थी, उसने जब ह्यूमन को क्रिएट किया तो ह्यूमन ने उस नेचर को खत्म करके उसको डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में तब्दील करना शुरू कर दिया. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at a rate of 40 to 50 million acres a year. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, इरॉड मतलब घटते जा रहे हैं, तो जो हमारी एंशियंट पैट्रिमोनी है, पैट्रिमोनी होता है द वैल्यूड पोजेशन. अब जो एंशियंट कहा है तो यानी कि वो पुरानी चीजें, जिन्हें वो वैल्यूएबल चीजें जिन्हें हम प्रोसेस करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमें मिली हैं, उन्हें हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 टू 50 मिलियन एकड़. एक साल में 40 टू 50 मिलियन एकड़ वो जंगल कम होते जा रहे हैं. और जो डंग का यूज भी हम कर रहे हैं बर्निंग के लिए, अपने यूज के लिए, वो सॉइल को इनफर्टिलाइज करती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि डंग जो है एक नेचुरल फर्टिलाइजर है. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. और वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 2000 साल, अब सन 2000 की बात कर रहे हैं, कि तब तक जो फायरवुड की मांग थी, अगर हमें उसे कोप अप करना है तो हमें 5 गुना ज्यादा प्लांटेशन करने की जरूरत है. और इस दर से वो प्लांट्स काटे जा रहे हैं, यानी पहले जो थे जिस स्पीड से थे उसमें 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है कटिंग में. जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said that other day, we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. अब जेम्स पेथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम, अब उन्होंने ये ऊपर पूरे साल का आंकड़ा दिया था, यहाँ वो डाटा दे रहे हैं कि अगर हम कहें कि पर सेकंड हम 1 एकड़ जमीन के फॉरेस्ट को खो रहे हैं, तो शायद उससे भी क्लोज अगर मैं कहूँ तो वो कहेंगे कि प्रति सेकंड हम 1 से 1.5 एकड़ फॉरेस्ट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of country. जो हिंदुस्तान का संविधान बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 48 है, उसमें भी एक क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो राज्य है उसको पूरे प्रयत्न करने हैं कि किस तरीके से देश के एनवायरनमेंट को, जंगलों को और अदर स्पीशीज को, ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उनको बचाना है, उनको पूरी कोशिश करनी है. बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. Again, it is an important line, underline it, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेकिन ये इस कहते हुए बड़े दुख की बात है कि भारत में कानून बनते तो बहुत है इंडिया में, लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लिया जाता विद फोर्स, उनको फॉलो नहीं किया जाता. For instance, the Constitution says the casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर जैसी जो चीजें हैं, ये स्टिग्मास हैं, ये खत्म करने हैं देश में से, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है, ये अभी भी प्रिवेल्ड. A recent report of our parliament's estimates, a committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अभी एक recent report, यानी कि 1994 की वो बात बता रहे हैं कि पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने एक रिपोर्ट बनी है जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 40 साल में इंडिया के फॉरेस्ट विनाशकारी रूप से, डेंजरस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं. India, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year. और अगर एक रिलायबल डाटा की बात करें, जो आंकड़ा सामने आया है कि हिंदुस्तान 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट खो रहा है प्रति साल. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. वो एरियाज जिन्हें कि ऑफिशियली यानी ऑन पेपर शो किया गया है कि वो फॉरेस्ट हैं, लेकिन क्या है, वो वर्चुअली ट्रीलेस हो चुके हैं. देयर आर नो ट्रीज ओवर देयर. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government stats. जो सरकारी आंकड़े हैं, अगर
उनको सही किया जाए तो जो सही मात्रा में जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ों का 8 गुना है, जिस रेट से हम अपने जंगलों को खोते जा रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. और जो सैटेलाइट के थ्रू एरियल फोटोग्राफी कंडक्ट की गई यूनाइटेड नेशन ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वार्न किया है कि इस दुनिया में लगभग 88 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका एनवायरनमेंट बुरी तरीके से डेटेरियोरेट यानी कि विनाशकारी हो चुका है, मतलब बुरी तरीके से बदल चुका है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. और इसमें ये कहने में कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन का, ये खराब करने में, इस सोसाइटी को, इस अर्थ को, इस नेचर को खत्म करने का। It took mankind more than 1 million years to reach the first million. और अब तक अगर ये कहा जाए कि इंसान को 1 मिलियन आबादी में फर्स्ट मिलियन पहुंचने में 100 साल लगे लगभग। That was the world population around the year 1800. सन 1800 में लगभग 1 मिलियन थी हमारी जो पॉपुलेशन थी। सन 1800 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन थी। अगले बिलियन तक पहुंचने में उसको 100 साल लगे। By the year 1900, a second billion was added. और अगले 100 साल में वो जो थी 1 बिलियन और ऐड हो गई इसमें पॉपुलेशन। And the 20th century has added another 3.7 billion. और 20th century तक पहुंचते पहुंचते इसमें एडिशन जो हुआ पॉपुलेशन का वो हुआ 3.7 बिलियन का। The present world population is estimated at 5.7 million. आज के समय की यानी 1994 का जो सेंसस के हिसाब से उन्होंने पॉपुलेशन की वो थी लगभग 5.7 बिलियन। Every 4 days the world population increases by 1 million. तो यानी उन दिनों हर 4 दिन में दुनिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी बाय 1 बिलियन। और आज के टाइम में तो इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है, बहुत बढ़ती जा रही है। Fertility falls as income rise. Education spreads and health improves. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा फर्टिलिटी कम होती जाती है, एजुकेशन तो बढ़ती जा रही है और हेल्थ भी इंप्रूव होती जा रही है। Thus development is the best contraceptive. और इसलिए डेवलपमेंट के विकास जो है वो सबसे बढ़िया गर्भ निरोधक की तरह काम कर सकता है पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने का। But development itself may not be possible if the present increase in number continues. लेकिन अकेला डेवलपमेंट वो भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर जो आज के टाइम में जिस तरीके से नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ये बढ़ता रहेगा तो डेवलपमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. जो रिच हैं वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि और उससे क्या होता है कि वो गरीब ही रह जाते हैं। More children does not mean more workers, merely more people without work. यहाँ पर उन्हें ये समझना चाहिए कि ज्यादा बच्चों का मतलब ज्यादा वर्कर्स नहीं है, उसका मतलब है ज्यादा लोग जो कि विदाउट वर्क रह जाएंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इंसानों को जानवरों जैसा व्यवहार करें कि उन्हें पकड़ पकड़ कर उन्हें स्टेरलाइज यानी कि उनका गर्भ निरोधन करें, ये भी जरूरी नहीं है। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. अब यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर हमें ह्यूमन बीइंग्स को अपने आप वॉलंटरली आगे बढ़ना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए, क्योंकि यही एक अच्छा विकल्प है जो कि कंपल्सरी भी है। किस लिए? ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके नेचुरल रिसोर्सेज जो कि भगवान ने सभी लोगों के लिए इक्वल बनाए हैं, बाकी क्रिएचर्स के लिए भी उतने बनाए हैं और हम उनके बदले के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो अब वो हमें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देना चाहिए। एंड इट इज पॉसिबल इफ वी कंट्रोल अवर पॉपुलेशन। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और अब यहाँ
किस चीज का चॉइस है? चॉइस है कि या तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ते जाएं। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. अगर भारत की पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 900 मिलियन एस्टिमेट की गई है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. और कोई भी वो व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान की सारी कंडीशन से अच्छी तरीके से अवेयर होगा, तो वो ये क्लियरली कह सकता है कि यहाँ पर लोग अपनी भूखी झोपड़ियों में मरने लग जाएंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. अब जब ये ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ तब पहली बार ये देखा गया कि हम ह्यूमन बींग्स ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक इंटेंस, एक सीरियस कंसर्न लिया है सर्वाइवल के लिए। वो सर्वाइवल सिर्फ इस प्लैनेट पर रहने वाले लोगों का नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट का खुद है कि किस तरीके से प्लैनेट सर्वाइव करेगा, किस तरीके से हमें इसे एक एलिंग पेशेंट से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म बनाना है। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. अब हमने एक holistic view देखना शुरू कर दिया है कि अगर हमें existence रखना है, यहाँ पर हम चाहते हैं human beings existence, तो पहले इस planet को save करना होगा. The environmental problems do not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. जो environmental problems हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमें हर time demise के हमारे अंत के संकेत नहीं देती है, देती है, और ये हमारे भविष्य में आगे जाने का हमें पासपोर्ट भी देती है। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. ये अब क्या है कि जो धीरे धीरे जो नई दुनिया बनती जा रही है, उसमें हमें एक जिम्मेदारी का, एक ऐसी युग की शुरुआत हो रही है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग है, जिसे हमें शुरुआत करनी होगी शेयरिंग के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a associated collection of parts. इसलिए हमें क्या करना है, इस प्लैनेट को, इस दुनिया को अलग अलग हिस्सों में ना देखकर इसे एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर, एक इंटीग्रेटेड होल के तौर पर देखना पड़ेगा। अगर हम ये दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे अपने प्लैनेट के लिए, तो इस प्लैनेट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और आज के टाइम में तो इसका एक ट्रू एग्जांपल है, जैसे कि कोरोना इट्स अ काइंड ऑफ रेवेंज ऑफ नेचर। इसकी वजह से ओजोन लेयर अपने आप हील हो गई, जो इतने सालों से बढ़ती जा रही थी, वो जो होल हो चुका था। तो ये दीज आर सम इंडिकेशंस गिवन बाय नेचर कि अभी टाइम है, समझ जाओ, अदरवाइज नथिंग विल बी देयर। इंडस्ट्री हैज द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस न्यू एरा में सबसे क्रूशियल रोल है इंडस्ट्रीज का। What a transformation would be effective if more businessmen share the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Burrard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environment performance. अब यहाँ पर कहता है कि कितना अच्छा हो कि अगर सभी लोग मिस्टर एडगर एस बुरोल्ड, जो कि चेयरमैन है डू पॉइंट के, उनके व्यूज को फॉलो करें, जिन्होंने 5 साल पहले, यानी कि 1994 से 5 साल पहले अपने आप को अपनी कंपनी का सीईओ तो अनाउंस किया। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बट उन्होंने क्या दी उसकी फुल फॉर्म? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हमारा जो रोल रहेगा वो यही होगा, मैन्युफैक्चर तो करेंगे चीजें, लेकिन हम साथ साथ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने की भी कोशिश करते रहेंगे, उसमें भी अपना पूरा योगदान देंगे। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on the earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease.
In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. These are the key point of this chapter. अब वो कहा जा रहा है कि मार्गरेट थैचर ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जितनी भी स्टेटमेंट्स दी, उनमें से सबसे खूबसूरत और सबसे समझदारी वाली स्टेटमेंट यही थी, जो कि फेमस भी हुई, कि किसी भी जनरेशन को फ्री होल्ड नहीं है अर्थ पे। यहाँ पर हम सब लोग किराएदार के तौर पर हैं, और किराएदार के तौर पर भी हम सब की ये पूरी जिम्मेदारी है। हमने इसको ठेके पर ले रखा है, किराए पे ले रखा है, और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इसको रिपेयर भी करें साथ साथ। एक लीज पर है ये धरती, ये प्लैनेट हमारे पास। और मिस्टर लेस्टर के वर्ड, शायद इनसे ज्यादा खूबसूरत वर्ड कोई कह नहीं सकता हमारी अर्थ प्लैनेट के बारे में, हम लोगों के लिए, कि ये जो अर्थ है, ये जो प्लैनेट है, ये हमने अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है, ये हमारी विरासत नहीं है, बल्कि ये हमने अपने बच्चों से उधार ले रखा है। तो उधार ली हुई चीजों को वापस भी करना होता है। तो ये अब हमारी ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम स्मार्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, और नेचर को संभालने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने शुरू करें। आई होप दिस चैप्टर एंड माय वर्ड्स would be able to motivate you to preserve this nature, this mother earth, and the young people, the young generation can do it. तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि सेव कीजिए अर्थ को, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए जिनसे आप अपनी अर्थ को, अपने प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। Either it's by switching off the electricity circuits, or saving water, not throwing the food items anymore. I request you. और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।